अस्सलाम वालेकुम जी। जीएनएन स्टूडियोज़ पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। मेरे साथ जो आज के गेस्ट हैं उनके तारुफ़ के बहुत से हवाले हैं। बहुत से लोग उनको जर्नलिस्ट के तौर पे जानते हैं, बहुत से लोग उनको कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जानते हैं, बहुत से लोग सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर जानते हैं, बहुत से लोग अब जानने लगे हैं कि वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ी बात करते हैं। लेकिन वो एक इंसान कैसे हैं, एक दोस्त कैसे हैं, एक बाप कैसे हैं, एक शौहर कैसे हैं, एक बेटे कैसे हैं, वो करीबी लोग जानते हैं। और जितना आपको स्क्रीन पर वो पॉजिटिव और अच्छे नज़र आते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं। और जब भी मेरी मुलाकात होती है उनसे, मैं बहुत कुछ सीख के और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाती हूँ। इस तरह जो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं उनको भी ऐसा ही फील होता होगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत प्यारे आप सबके जर्नलिस्ट, हमारे प्यारे दोस्त सैयद अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे वैसे ही आपने इतनी अच्छी एनर्जी दे दी है, इतना अच्छा इंट्रो दे के, एंड थैंक यू सो मच। आई फील ऑनर्ड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। अली, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे मिलके। अ, अली से सैयद अली हैदर तक का सफ़र थोड़ा सा पीछे जाके जानना चाहूँगी। ये एक बड़ा ही कह लें कि बम्पी रोड है फरा। उसके अंदर एक ऐसा लाओबाली इंसान मौजूद था कि जिसको हमारी अक्सरियत यूथ की तरह पता ही नहीं था उसने करना क्या है। हम जैसे आज भी देखते हैं, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी यूथ तो 15-16 साल पहले थी। तो तब भी हम ऐसे ही भटक रहे थे कि हमने क्या करना है। आज के नौजवान को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, बेचारा भटक रहा है, उसको पता नहीं करना क्या है। लेकिन ये हुआ कि किस्मत पे, चूंकि मेरा यकीन है किस्मत आपको रास्ता दिखा देती है, अपॉर्चुनिटी आपने खुद ग्रैब करनी होती है। सो एक आधी अपॉर्चुनिटी ऐसी जब आई सामने कि मुझे अब मीडिया की फील्ड में जो है एक नज़र आ रहा था कि स्कोप है। मैंने तुक्के पे ऑडिशन दिया, वो हो गया। शुरू के माशाल्लाह। 2-3 चीज़ें बिल्कुल तुक्के पे हुई थी। हुँ। तो जब वो हो गया तो ये काम अच्छा लगा। ये मैं बहुत आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ ना, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। गालिबा नाजरीन देखने वाले बोर हो जाएं कि शायद इससे हमारा क्या लेना देना। बट जब मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया तो फिर मुझे इस सहाफ़त से प्यार हो गया। सहाफ़त को मैंने महबूब बना लिया। अब हुआ ये कि वो चलते गए महबूब के साथ रिश्ता गहरा से गहरा होता गया। बड़ा अच्छा एक हमारा दोनों का ताल्लुक़ अच्छा रहा। अब मकाम ये आ गया कि महबूब ने बेवफ़ाई नहीं की, लेकिन बेसिकली मेरे और मेरे महबूब के दरमियान एक कैदो आ गया। तो सहाफ़त और मैं जो है वो दरिया के एक किनारे वो खड़ी है, दरिया के किनारे मैं खड़ा हूँ। हम एक दूसरे को आँखों में आँखें डाल के देख रहे हैं। वो मुझे बुला रही है, मैं उसको बुला रहा हूँ, लेकिन डर हमें कैदों का है। ओह! कैदो बहुत सख्त है। और बात है कि और साथ में खिड़े भी कूद पड़े हैं बीच में। तो अब सहाफ़त को जो है वो कहीं न कहीं जो है उसको याद करता हूँ कि वो सहाफ़त से मैं कहता हूँ कभी-कभी अपने फुर्सत के लम्हात में कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, अली, तुम बदल गई हो। खूबसूरत बात है। हाँ, तुम बदल गई हो। मैं उससे शिकवा करता हूँ। वो कहती है कि मेरा मेरा कसूर नहीं है, ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है। बहुत से विलन पड़ गए बीच में, बहुत से कैदों बीच में पड़ गए हैं। मैं तो तुम्हारा साथ निभाना चाहती थी। तुम में दमख़म ही नहीं है, तुम कैदों का मुकाबला कर सको। तो बिलाखिर मैंने हार मानी और मैंने ये तस्लीम किया कि हाँ, मैं जो हूँ मैं छोटा रांझा हूँ। मैं वो वाला रांझा नहीं हूँ, और मेरे अंदर वो सकत नहीं है कि मैं उस कैदों को कन्फ्रंट कर सकूं, उसका सामना कर सकूं। तो लिहाजा मैंने फिर अपनी उस महबूबा से कह दिया है कि जब तक और साथ चलेगा चला देंगे, अगर जहां मेरे कदम लड़खड़ा गए तो मुझे माफ़ कर देना। अली, उसके बाद आपने एक नई महबूबा ढूँढ ली। अ, आपकी बेगम भी देख रही होंगी, परेशान नहीं हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। जी। वो तजुर्बा कैसा? वो उसको कहीं हद तक मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को ये लगा कि ये सौकन आ गई है। ये उसको लगा, उसका शिकवा जायज़ था इस बारे में कि मुझे न जाने फिर उससे ज़्यादा प्यार हो गया। मुझे लगा कि, और फिर ये भी हुआ कि उसको शिकवा मुझसे ये भी था कि तुम्हें मेरे और अपने दरमियान जो कैदो है उससे तुम डर गए, लेकिन अब जो तुम इश्यूज़ उठा रहे हो, अब जो उसको तुमने हुँ। महबूब बनाया है, कदम-कदम पे एक कैदो आएगा, कदम-कदम पे एक विलेन आएगा, अब तो तुम में बड़ी हिम्मत आ गई है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो कहते हैं असल से सूँ ज़्यादा प्यारा होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ज़्यादा मोहब्बत शायद इससे, या मैं बना ही इसीलिए था, या मेरा सोलमेट जो है वो तुम नहीं, वो ये है। वो ये है। तो अब जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पे समहाउ आपको महसूस हो जाता है कि आपकी गिरफ्त इस पर ज़्यादा है। आपका जो सोच का पहिया है ना, वो
किसी खास मौजू पे ज़्यादा चलता है। ऐसे लोग होते हैं, बाज़ लोग फैशन पे बहुत अच्छी बात करेंगे, ऐसे ही बाज़ लोग सियासत पे अच्छी बात करेंगे, बाज़ लोग आपको कायनात के राज़ों पे बात करते हुए नज़र आएँगे, ये उनके अंदर इनबिल्ट होती है। बेसिकली होता ये था कि मैं कुड़ता बहुत था। मेरी एक आदत है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैं ट्रैफिक को देख के कुड़ रहा हूँ। मैं किसी महफ़िल में जा रहा हूँ, तो लोगों के रवैये को देख के कुड़ रहा हूँ। वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं इसको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरी बेगम ने मुझे क्या कि ये तुम कुड़ते हो और हमारा सर खाते हो, तो ये तुम काम कैमरे पे क्यों नहीं करते हो? जहाँ अगर लोगों का सिर खा। तो मैंने कहा हाँ, वैसे ये नॉट बैड, इसको इस तरह किया जा सकता है। तो वो जो रवैयों पे, इंसानी रवैयों पे जो मेरा मुशाहिदा था, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत कोई एक्सपर्ट मुशाहिदा है या वो हतमी मुशाहिदा है, लेकिन वो मेरा मुशाहिदा है। उसका इज़हार मैंने करना शुरू कर दिया ऑन कैमरा, एंड समहाउ आई एम रियली लकी कि वो लोगों ने उससे रिलेट किया कि हाँ, हम भी ऐसे ही सोचते थे, कहते नहीं थे, हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ये वो बात है जो हम खुद से कहने से डरते थे। फिर अल्लाह ताला ने शायद ज़ुबान की गिरहें खोल दी कि ऐसे टॉपिक्स जो टैबू टॉपिक्स हैं, उनको भी मैंने छेड़ना शुरू कर दिया। टैबू यानी हमारे माशरे में जो डिस्कस नहीं होते या मायूब समझे जाते, उन पे भी मैंने बात करना शुरू कर दी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग बात करना चाहते हैं, और अगर मैं उनकी ज़ुबान बन सकता हूँ तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अली, यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी। लोगों की आवाज़ से ज़्यादा आप एक औरत के दिल की बात कह रहे होते हैं। आप औरत के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं, उसके बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं। अली, इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत कम मर्दों को इतना खुल के औरत के बिहाफ पर, औरत के लिए बात करते देखा। आज शायद मैं उस सच का इज़हार करूँगा कि जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। ज़रूर। औरत के दिल का इस वजह से पता है, और औरों को भी पता होगा, जो बाकी भी मर्द हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी पता होगा। वो माने ना माने, वो और बात है। हमने बचपन से औरत का दिल दुखता देखा है अपने घर में। सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, हर घर में होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो। मैंने अपने घर में भी औरत का दिल दुखता देखा है। मैंने अपने घर जब औरत लेके आया तो उसका भी दिल दुखा के देखा। ये वो बात है जो मैं आज तस्लीम कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने ये दिल बहुत दुखाया। बहुत बड़ी बात कही। एग्जैक्टली, क्योंकि हम सब की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं कि जहाँ पे हम मिस जज कर बैठते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, सब होता है, और हम जो है वो जाने अनजाने में उसका दिल दुखाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमने अपने घर में मौजूद औरतों का, बहन या माँ की सूरत में उनका दिल दुखते देखा और उनको उस पर सब्र करते देखा, तो हमें ये नॉर्मल लगा कि ठीक है यार, ये ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ इट्स मेंट टू बी। तो फिर जब मुझ जैसे लोग जो इस परवरिश से उठे हैं, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस 90% क्लास को जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, साउथ एशियन रीजन के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि अच्छा, इसका तो काम ही किचन संभालना है ना, ये तो हम फ्री की मेड लेके आए हैं बेसिकली। उस क्लास से हम निकले तो फिर हमने अपनी बीवियों को भी ऐसे ही ट्रीट किया, और मैं कोई मुख्तलिफ नहीं हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया होगा, या ऐसे नहीं तो कम से कम और पहलुओं में मैंने मतलब आपने भी औरत का दिल दुखाया। दुखाया है। यस, मेरी वजह से औरत का दिल दुखा है, लेकिन समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसका एहसास हो गया कि हाँ, मैंने दिल दुखाया है। और फिर जब मैंने झांक के देखा, उस औरत के दिल में झांक के देखा, तो मुझे इस बात का पता चला कि इसके दिल के अंदर इतनी इतनी स्पेस है, इतनी वुसअत है, ये सब कुछ समा सकती है, और उसके बावजूद उसको किसी गहरे कुएं में डाल के दफन कर सकती है, और उसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आपको वो वार्म वेलकम कर रही है अगर, तो ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सा क्रिएचर है? अल्लाह ने इसको किस मिट्टी से गूंदा है? अल्लाह ताला जब इसको, गॉड जब इसको बना रहा था, तो वो जो कहता है कि मैं इसके अंदर ममता डाल रहा हूं, बिकॉज मोहब्बत औरत का वस्फ है, उसकी क्वालिटी है, दिस इज व्हाट शी इज मेंट फॉर। तभी अल्लाह मिसाल औरत की देता है कि मैं 70 औरत जितना, 70 माँ जितना प्यार करता हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि यार, इसकी जुबान तो मैं नहीं बन रहा। उसकी वजह ये है, औरत औरत की जुबान नहीं बनती है। आई एम रियली सॉरी, मेरी बात सैडली, क्योंकि जब ये कहा जाता है औरत औरत की दुश्मन होती है, तो ये बात सच है। अगर कोई मर्द किसी औरत को धोखा देता है, तो वो किसी दरख्त के साथ तो नहीं यारी लगाता ना,
वो भी औरत ही होती है जिसके साथ वो ताल्लुक कायम करता है। तो वो उसकी जो दुश्मनी है वो उसी औरत के ज़रिए ही पूरी की जा रही होती है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना एक मर्द के मुंह से वो बातें निकले जो उसको महसूस होता है। ये आपको एहसास हुआ, उसके बाद आपने सोचा और आप ज़बान बने। बहुत से लोग ये नहीं करते, हिम्मत नहीं रखते हैं। तो क्या ये आदमी को सिखा दिया जाता है कि वो मर्द है, वो एक ज़ोम में ज़िंदगी गुजार देता है, या वो खुद से सीख लेता है अली? ये आपका माशरा है फ़रा। मुझे इस पे अब यकीन कीजिए, मैं कभी आपको अपने सोशल मीडिया के वो वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पे औरत के हक में बात हो रही है। बहुत बैकलैश है। हमारे मर्दों में ये भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई बात क्यों कर रहा है। तुम होते कौन हो बात करने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मर्द जालिम है और औरत मजलूम है। कई ऐसे मकाम है जहाँ मर्द मजलूम है, मर्द सही भी है, मर्द सच्चा भी है। ठीक। औरत ने कहीं अपना मकाम खुद भी खोया है। ऐसे ऐसे हैं, वो कहते हैं ना कि जब औरत ने जो है वो मेकअप सजा लिया अपने चेहरे पे, तो मर्द ने जो है वो जेब लगा ली। दोनों को इस बात का एहसास था कि इसको खूबसूरती पसंद है तो मेकअप कर लेती हूँ। मर्द को जब पता लगा कि इसको सिर्फ पैसा पसंद है, उसने जेब लगा ली। तो दोनों ने अपने किरदार को कहीं ना कहीं जो है वो फरामोश कर दिया, फेंक दिया इधर उधर। अब प्रॉब्लम ये है कि मर्द जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे फिलहाल, कि एक मर्द कैसे बात कर सकता है औरत के हक की, और वो भी इतने खुला खुला की। और वो मर्द को गलत कैसे कह सकता है। यहाँ तो औरत विलन है, मर्द को समझ ही नहीं पाई, वो मर्द के एहसास ही नहीं समझे उसने मर्द को सिर्फ एटीएम समझा हुआ है अपना। बट मुझे क्या लगा, ये मैं बात एक जो निचोड़ निकालने जा रहा हूं, एक औरत के साथ रहकर उसको खुश रखना, उसको मुतमईन रखना और अपने घर का, अपने उस रिलेशनशिप का माहौल अच्छा रखना इंतहाई आसान काम है। जिसको इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर बना के पेश किया गया था, मुझे वो उतनी आसान नहीं। अच्छा, आजकल रिलेशनशिप एडवाइस भी आप दे रहे हैं, और अभी आपने ये जो जुमला कहा कि औरत और घर को बनाना, कुछ रखना बड़ा आसान है, तो क्या फॉर्मूला है खुशगवार ज़िंदगी का? क्योंकि आपका भी एक ज़ाती बहुत लंबा तजर्बा। एडवाइस मैं नहीं दे रहा। मुझसे लोग पूछते हैं आपको क्या फील होता है, मैं बता देता हूँ। जी। यार हमारा ये इस तरह से कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे तो ये फील होता है, बाकी आप देख लें, आपकी मर्जी। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो होती है। अच्छा, कैसे उसको कर कैसे सकते हैं आप? देखिए बेसिकली ना, इसको मैं अगर इस पैराए में बताऊं आपको कि हम गोश्त पोश्त के बने हुए हैं। औरत जो है ना जी, उसको आप यूं कह लें कि वो बेसिकली उसका पैर से लेके सर तक, उसमें गोश्त और हड्डियां, उसके बाल, उसकी जो रोए तक है ना, वो इमोशंस की बनी हुई है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ये जरूरी था कि उसके अंदर अल्लाह इमोशन डालता, बिकॉज उसका काम जो है वो नर्चरिंग का काम है। उसको जो खुदाई सलाहियत अल्लाह ने दी है ना, गॉड ने दी है, वो है वो नर्चर करेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मर्द के अंदर जो इमोशंस की कमी है, उसमें प्रैक्टिकलिटी इस वजह से गॉड ने भरी है क्योंकि उसने जो है वो प्रोवाइड करना था। ये मैं आपको इनिशियल स्टेज जब इंसान की तख्लीक हो रही है, अब वो चूंकि इमोशंस का अंबार है, वो पहाड़ है इमोशंस का। उसके इमोशंस जो है ना वो अक्सर आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे। उसको खुद समझ नहीं आ रही होगी कि वो किस इमोशनल स्टेट के अंदर है। कह नहीं पाती। कहती हो है, एक्सप्रेसिव है औरत, उसके एक्सप्रेशंस को समझे। औरत की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, औरत की नाराजी आपसे डिफरेंट है। आज मैं दोस्तों की तरफ चला जाऊं, हाँ मर्जियां देख लें, तो ये नाराज। ये नाराजी है। ओके। ये मना कर रही है, चाह रही है कि आप रुक जाओ। आदमी के लिए नो नो है। औरत जब नो कह रही है किस बात पे, तो वो बेसिकली आप उसके कई मतलब निकलते हैं, उसके कई मीनिंग्स हैं। पता कहते यार कौन इस रफड़ में पड़े, कौन इस मुश्किल में पड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी है अपने पार्टनर के ऊपर। आप यकीन जानिए, आप शादी है, ताल्लुक है, पहला 1-1.5 साल जो है ना, उसमें आपने सिर्फ तवज्जो देनी है और आपको फौरी रिएक्ट नहीं करना है उसके ऊपर। क्योंकि वो होगा ये कि वो औरत जो है ना आपके पास आएगी और एक पूरे ताकत के साथ आएगी इमोशंस की। उसके पास एमिनेशन होगा, गन्स ब्लेजिंग, ये भी हुआ, 5 साल पुरानी बात भी, ये भी हुआ। उसकी सिर्फ सुन लो। मेरे पास जब कोई काउंसलिंग के लिए कोई आता है, तो आप यकीन कीजिए कि 1 घंटे का टाइम होता है, 45 मिनट्स तक मैं उनकी सुन रहा होता हूँ। मैं बीच में टोकना चाहूँ भी तो मुझे कहती नहीं, पहले मेरी बात सुन ले। तो मुझे वहां पे एहसास इस बात का होता है कि इनका कोई सुन नहीं रहा बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल। उनको वेंट आउट करना था सिर्फ। हम इस तरफ भी आएंगे, हीलिंग वाली तरफ भी आएंगे।
आपकी बात कंप्लीट होने से पहले मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। आपने एक बात की जिसको मिलियंस में लोगों ने देखा, बल्कि शायद करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं अब तक उसको। आप कहते हैं औरत चीट नहीं करती, लेकिन बहुत से मर्द कहते हैं कि धोखा औरत ज़्यादा देती है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अच्छा, इसमें इसकी 2-3 कॉनोटेशंस हैं, क्योंकि वो तो एक यूँ था कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट था, मैंने दिया, लिखा बल्कि, उसके अंदर फिर उसकी एक्सप्लेनेशन शामिल थी। तो मैं 2 हवालों से इसको जो है वो आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि औरत का जो चीट करने का मयार है वो भी डिफरेंट है। आप इसको थोड़ा-सा नेगेटिवली मत लीजिएगा। जिस चीज़ को हम चीट समझते हैं और उसको चीट नहीं समझती है। एक तो ये भी है। और तीसरी चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए, मर्द का प्रॉब्लम ये है कि मर्द अंडर परफेक्ट सर्कमस्टांसेस भी चीट कर जाएगा, शौकिया भी कर जाएगा। अच्छी खासी खूबसूरत बीवी साथ बैठी होगी, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे, खूबसूरत है, ऐसे कि जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं ना, हथ लाया मैली होंदी है, जिसे एक कहा जाता है, बैठी होगी। कोई और खातून पास से गुजरी कि उसको देखने लग जाएगा, उसको इनसिक्योर कर देगा। उस अच्छी खासी को, जिसको जहान जो है वो देखने को तरसता होगा ना, उसको इनसिक्योर कर देगा बैठे बैठे, खुद भले ही वो कोई फिल्म स्टार शान की तरह ना लगता हो। शहजादा गुलफाम हाँ, शहजादा गुलफाम हो, ना हो। लेकिन क्या करेगा, उसके सामने बैठ के किसी और को देख के उसको इनसिक्योर कर देगा कि पता नहीं मुझ में कोई कमी, उधर क्यों देख रहा है। कभी कभी ऐसे जुमले भी कह देता है, उसको देखो, फलां को देखो, ये वो। अब वो क्या करते हैं कि हम शौकिया भी फ्लर्ट कर लेते हैं। हम शौकिया फ्लर्ट होने भी देते हैं अगर खुद के साथ हो रहा हो तो। हम 2-4 लिमिट्स जो बहुत रेड लाइंस है वो भी क्रॉस कर जाते हैं, फिजिकलिटी कुछ भी कर जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, औरत के अंदर ये कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम लोगों में होती है कि वो जो है वो एक वक्त में कई जगहों पे तवज्जो जो है वो अपनी मरकूज रख सके। इसीलिए घर बसे में। इसीलिए घर बसते हैं। अच्छा, इसीलिए खुला कम होता है, तलाक ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि खुला मीन्स बेसिकली डिवोर्स बाय द वुमन, एंड जो दूसरा डिवोर्स है वो तो पता ही है आपको। अब होता ये है कि औरत जो है वो कोशिश कर रही होती है, वो बता रही होती है। जब मैं कहता हूँ औरत चीट नहीं करती, उसका असल मकसद ये था कि वो हमेशा आपको साइंस देती है पहले, वो आपको निशानियां देती है पहले कि आप उस तरफ जा रहे हो कि जहाँ मैं किसी और के बारे में सोचूंगी, आप उस तरफ जा रहे हो कि जहाँ मुझे किसी और का कंधा चाहिए होगा, आप उस तरफ जा रहे हो कि जहाँ मुझे किसी और की बातें ज़्यादा सुकून देगी बनिस्बत आपके। अब वो आपको हिंट्स दे रही है, आपसे ये तो नहीं कहेगी कि तुमने मुझे अगर प्यार ना किया मैं किसी और से, वो ये नहीं कहेगी, कभी भी नहीं कहेगी, आप भी नहीं कहोगे डेफिनेटली, लेकिन वो आपको हिंट्स देगी, वो आपको कहेगी दर्द हो रहा है, नहीं करो, लेकिन आप नहीं पेन हो रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, आपको बता रही है कि पेन हो रहा है, तुम जो कर रहे हो मुझे हर्ट कर रहा है, नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आपको लगता ही है, मैं हमेशा जुमला कहता हूं कि women think a man will change, he will not change, and a man thinks she will not leave, brother, she will leave. So हमें ये लग रहा होता है कि ये होगा नहीं। फिर क्या होता है, फिर वो जब आपको धोखा देती है तो फिर डेफिनेटली उस पर बेवफाई का इल्जाम लगता है। वो धोखा देना जायज नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि वो जस्टिफाइड है, उसका चीट करना जस्टिफाइड है, बंदे का चीट करना जस्टिफाइड नहीं है, आपका चीट करना जस्टिफाइड है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस में आपको बता रही होती है कि दिस टाइम विल कम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बंदे का अचानक से आपको फोन उठाओगे तो पता चलेगा, ओहो यहाँ तो बड़े गुल खिले हुए हैं भाई, इधर मुझे अभी तो मोहब्बत का दावा किया मुझसे, अभी मुझे गुलाब के फूल ला के दिए, इधर तो कुछ और चल रहा है। अंडर परफेक्ट सर्कमस्टांसेस होता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी भी ऐसा होता है, वाइस वर्सा भी ऐसा होता है। कुछ मर्द बहुत बेजार होते हैं, वो समझा रहे होते हैं अपनी खवातीन को कि अपनी बदमिजाजी को कम कीजिए, मैं घर आता हूँ, हर वक्त शिकायतों के अंबार मत लगाइए, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मेरे साथ बैठिए, ठीक है आपके बच्चे पैदा हो गए हैं, एक जिम्मेदारी है, हर वक्त ये बहाना मत बनाइए कि मैं बच्चों में बिजी थी, ये भी मत कीजिए। और फिर उसको जब एहसास होता है कि अब मामला नहीं है तो बाहर, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, उसकी वजह पे अभी मैं हल्की सी बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है फरा, बहुत अवेलेबल है। पहले क्या होता था, क्योंकि अक्सर मुझसे ये सवाल भी किया जाता है कि यार ये इसकी वजह क्या है, ये बढ़ क्यों गया इतना ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ अवेलेबिलिटी। पहले ये होता था कि ना, एक मोहल्ले में
अगर आपने किसी को पसंद कर भी लिया, किसी और पे आंख रख भी लिया आपने, किसी और की बीवी पे भी अगर आपने आंख रख ली है फर्ज कीजिए, तो बदनामी का डर होता था कि उस तक राब्ता कैसे करें, उस तक पैगाम कैसे पहुंचाएं, पहले कोई कबूतर ले उसको ट्रेन करें फिर वो जाके पैगाम पहुंचा के आए। अब क्या है, अब मामला छुपा हुआ भी है क्योंकि सोशल मीडिया है, रसाई भी है, उसकी प्राइवेट तस्वीरों तक रसाई है आपको, मतलब उसके घर तक रसाई है कि वो घर में उसकी रूटीन क्या है, वो उठते बैठते स्टोरी लगा रही है आपको, ये उसके उसके हाउस स्वभाव का पता चल गया, उसके मिजाज का आप आधा तो गैस वहीं से कर लेते हैं, बाकी रही से कसर वो अपने बायो में लिख देती है या आप लिख देते हो। अब आपको पता चल गया वो कैसा शख्स है, उस तक रीच भी आपको बड़ी आसान है, डीएम कर दोगे उसका, मैसेज कर दोगे उसका, तो अब वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। उस अवेलेबिलिटी ने क्या कर दिया है कि अच्छा एंज तो फिर एंज सही ऐप ठीक है, तू नहीं और सही और नहीं और सही। अच्छा, यही अवेलेबिलिटी सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, खातून के लिए भी है, मौके होता है। उसके पास भी हैं। उसके बावजूद अच्छा उसको हर्ट भी किया जा रहा है, उसके बावजूद वो लॉयल रहती है, आपका घर इज्जत संभाल के बैठी है और इमोशंस का एक दरिया है उसके पास, बल्कि समंदर है उसके पास। तो फिर तो वो जो काम कर रही है वो उसका दर्जा ही कुछ और है, लॉयल रहना। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, होता क्या है, क्योंकि अब जो मैं बात कर रहा हूं मैं उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं जो मेरे पास केसेस आते हैं। औरत रिवेंजफुल चीट भी कर जाती है, ऐसा हाँ, होता कुछ है, केसेस। होता है ऐसा। अच्छा ऐसे केसेस हुए जिसमें मैंने देखा कि रिवेंजफुल चीटिंग हुई है, तुमने किया तो मैं भी टिंडर ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है कर लिया उसने। अच्छा अब वो क्या कर रही है, वो नहीं है जो वो कर रही है, उसको पता है कि वो नहीं है, लेकिन फिर वो कर रही है, गुस्से में कर रही है, रिवेंज में कर रही है। अब हो ये रहा है कि औरत भी चीट कर रही है, वो भी किसी से बात कर रही है व्हाट्सएप के ऊपर, वो बता के कर रही है। नहीं बता नहीं, वो भी झूठ अच्छा, खामोशी है। अच्छा। ठीक, अब हो क्या रहा है, अब ऐसा हुआ नहीं है कि उसको उससे मोहब्बत नहीं हुई है, वो चीट कर रही है, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, उसको मिल गई है। मैंने ये तजर्बे में देखा है, जिस रोज उसका जालिम शौहर, उसको मारने पीटने वाला शौहर, उसको गालियां देने वाला शौहर, जिस रोज अचानक उसके मूड में कोई तब्दीली आया और आके दो बोल वो प्यार के कहेगा ना, वो उसको ब्लॉक कर चुकी होगी। ये उसका उसके उसकी उसमें फितरत है, उसकी वफा फितरत में औरत की फितरत फितरत है, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पास आए, उसकी ख्वाहिश यही थी। उसने उस वक्त को जो कि जिसमें वो अकेली रह गई थी या जो भी था, उसने बिताने के लिए किसी और के शोल्डर उसको मिला, उसने कबूल कर लिया। औरत को शोल्डर ढूंढना नहीं पड़ता। अगर मेरे पास 10 ऑप्शन है ना फरा बतौर मर्द, तो एक औरत के पास 200 ऑप्शंस होंगे, ट्रू ट्रू। क्योंकि उनके लिए ज्यादा लाइन में खड़े होते हैं बनिस्बत औरतों के, क्योंकि औरत के अंदर सबसे बड़ा वस्फ जो है जिसने अभी तक उसको उतना आजाद नहीं किया, वो उसकी हया है। वो खुल्लम खुला ये नहीं कह सकती ठीक है आई एम अवेलेबल। मर्द लिख देता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अपनी बायो में सिंगल। औरत, मैंने ये भी देखा है कि औरत सिंगल होके लिख देती है रिलेशनशिप, ताकि मैं गिद्धों से दूर रहूं। बच Yes, जाऊं। मैं दूर मैं रहूं। कल बड़ी एक मजेदार चीज पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर ही कि आफ्टर सेइंग गुड बाय टू हिज वाइफ ही इज सेइंग आई कांट स्लीप टू अनदर वुमन। देखे ना वो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्शन, एग्जैक्टली। अली हीलिंग तक आने का सफर, क्या उसके पीछे कहीं आपने भी कहीं दिल टूटने वाला तजुर्बा हासिल किया, दुख उठाने वाला तजुर्बा हासिल किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा? हाँ ऐसा, मतलब अब गालिबन अगर आपका दिल नहीं टूटा है किसी मकाम पे, तो इसका मतलब है आप दिल रखते ही नहीं है। था ही नहीं तो टूटा ना, जब होता तो जरूर टूटता, क्योंकि हम बेसिकली बतौर इंसान ख्वाहिशात का एक मजमुआ है। हमारे अंदर तमन्नाएं हैं, हमारे अंदर उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन पे लोग पूरा नहीं उतर सकते, तो हमारा दिल तो टीने से टूटता है। अब मेरे ख्याल में फुल स्टॉप लगा लें, अब मजीद अब तो टूटने की वो तो तरफ हमने ना बहुत जाएं। अरसा पहले फुल स्टॉप लगा दिया था, अब नहीं टूटने देना हमने दिल। अली हीलिंग वाला ये जो सिलसिला शुरू किया है, ये क्या है और कैसे आइडिया दिमाग में आया? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों के पास बहुत ग्रीफ है, वो कहना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि जब ये मैंने बात करना शुरू की तो सबसे पहले तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे बात करना चाहते हैं, दे ट्राई टू कन्फाइड इनटू यू कि यार जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो हमें भी ज़रा राय दें, क्या हो सकता है। अच्छा, मैं उनसे कहता हूँ कि यार मैं राय देने वाला शायद कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ व्हाट आई फील। तजर्बे की बुनियाद पे, वो शायद एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे आपको बता सकता हूँ। तो जब ऐसा होता था तो वो जो नशिश जब उनके साथ मेरी होती थी, जो सिटिंग होती थी, उसमें वो जब आते थे तो आंसुओं के साथ आते थे, और जब हम उठते थे उस नशिश से तो हम दोनों हंस रहे होते थे।
खिलखिला रहे होते थे। तो मुझे कि महसूस होता था कि अच्छा यार, जो मेरी अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं मैंने चैनलाइज कर दी है उसमें। क्योंकि मैं बहुत एनर्जी से बहुत मानता हूँ कि आपकी एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बहुत मैटर करती है। आप ऐसी ऐसी महफिल में बैठे हुए हो जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत गॉसिप हो रही है, बहुत गीबत हो रही है किसी की, ऑटोमेटिकली आप भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से लेके निकलोगे। तो होता यह था कि टॉक्सिक रिलेशंस में लोग हैं, वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं मेरे पास, बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं मुझसे। तो बातों बातों में जो है हम उसमें से ना कुछ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम निकाल लिया करते थे। और आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये कहीं ना कहीं अल्लाह ने एक चीज़ दे दी है कि अच्छा यार, अगर तुमसे कोई बात करने आए सो यू विल बी एबल टू हेल्प हिम। ये हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे हीलर्स होता होते हैं ना, ये नेचुरली होते हैं, ये इसके लिए आपको सीखना पढ़ना नहीं पड़ता है। है। हाँ, नहीं नहीं, ये एक और ही अब कौन सी माँ की गोद में कैसी आपको शिफा मिलती है? तो उसने ये शिफा देना कहीं पढ़ा तो नहीं होता ना। उसके अंदर बस ये है, ये शिफा, आप उसकी गोद में सर रखेंगे आपको नींद आ जाएगी। तो वो कोई नींद की गोली तो नहीं खिलाती ना आपको, उसकी आगोश ही काफ़ी है उस नींद के लिए। इसी तरह से आपको ऊपर वाला जो है वो ये चीज़ें आपको वदीयत कर देता है कि अच्छा यार, तुम्हें मैंने ना इस पॉजिटिविटी की दौलत तुम्हें दी है, तो बांटो जाके। वो कुछ लोगों को चुन लेता है और एक रास्ता रख देता है जिसपे उनको भी नहीं पता होता हम जा रहे हैं, क्या मुझे पता नहीं आपका पता, रास्ता कहाँ जाए। मुझे वाकई इस बात का, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के मसाइल सुनूंगा, मैं लोगों के प्रॉब्लम ना सुनूंगा। कहाँ एक पॉलिटिक्स पे बात करने वाला इंसान या सोशल इश्यूज पर बात करने वाला इंसान, कहाँ वो पर्सनल किसी से इन टच है और उससे जाती बात सुन रहा मैं आपसे है। आपको बात बताऊं, जो शख्स बैठ के अपने घर वालों के मसाइल नहीं सुनता था, हाँ, ये भी मैंने आपकी एक रील में देखा है ना, कि मैं नहीं नहीं सुनता था। सुनता, मैं अपनी बीवी के मसाइल नहीं सुन रहा हूँ बैठ के, तो आपको क्या लगता है मैं किसी और के मसले पे इतनी तवज्जो क्यों दूंगा, इतना ध्यान क्यों दूंगा? तो आप क्या ये बीवी मुझे की सुन लेते हैं? नहीं, आप तो सारी सुन लेते हैं लेकिन इसके बाद अब वो मेरी सुनती है। नहीं, वो बहुत प्यारी इंसान है, अल्लाह ताला आप आमीन, पूरी फैमिली को खुश रखे, बड़े प्यारे लोग हैं, इनसे मिलके बड़ा अच्छा आमीन। लगता है। अली ना, ये तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, दिल की बातें की, कुछ ज़रा अवामी बात भी कर लेते हैं, सियासत का तस्करा भी कर लेते हैं, चूँकि बहरहाल आपका ताल्लुक तो है ना जर्नलिज्म से। तो क्या लग रहा है आपको, अभी कल हमने देखा खान साहब आए हैं, और पहले वाले जो लोग कभी जेल में जाते थे तो किस हालत में नज़र आते थे, ये किस हालत में नज़र आए, आगे होना क्या जा रहा है? डील डील की पुकार भी सुन रहे हैं हम। देखिए, मैं अब इस पे मेरा एक बड़ा है ना जनरलाइज व्यू है। मैंने इस मुल्क की सियासत के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है वो करना ही छोड़ दिया फरा, क्योंकि ये एक मजाक है। इस मुल्क के अंदर सियासत, हुक्मरानी और हुक्मरान, मेरी बातें बहुत सख्त होती हैं इस मामलात में, मैं इज्तनाब करता हूँ, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं बात करूंगा कि ये एक इंतहाई भोंडा मजाक है जो कि इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। इमरान खान से मेरी कोई मोहब्बत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनकी मोहब्बत में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन 8 फरवरी को जो हुआ, उससे पहले जो होता रहा, उसके बाद जो होता आ रहा है, जो आज भी होता आ रहा है, मैं अभी आपको बता रहा था कि यार मैं ना अभी कुछ मुझे खबरें चाहिए थी, तो मैंने ट्विटर जो है वो यूज़ करना था, एक्स यूज़ करना था, उस पर पाबंदी लगी हुई है। तो पूछा गया, किसी सहाफ़ी ने किसी से सवाल किया कि आपने पाबंदी लगाई हुई, क्यों लगाई हुई? बोला जी इस पे जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा होता है और बड़ा गलत प्रोपेगेंडा होता है, और दुश्मन का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि हम उस प्रोपेगेंडा का जवाब दें, हम तो इस तरह की हरकतें नहीं करते कि हम भी सियासत में आके जो है वो जवाब दे शुरू कर दें, लिहाजा हमने बंद कर दिया। ये अच्छा था, ये सही था, मतलब आप ठीक है, आपको लगा कि ये बंद होना चाहिए, आपने बंद कर दिया। तो फिर मेरा वजीर आजम वीपीएन लगा के ट्वीट क्यों कर रहा है? फिर मेरे मुल्क के ऑफिशियल्स, अगर एक चीज बंद है ना तो सबके लिए बंद सबके होनी लिए चाहिए। बंद होनी चाहिए ना। मेरे मुल्क का वजीर आजम वीपीएन ऑन करता है, जो कि इलीगल चीज है, और फिर वो ट्वीट कर रहा है, और वो क्या चाह रहा है कौन पढ़े? आपने तो बंद किया हुआ है। आप तो चाहते हैं ना कौम ना पढ़े, तो फिर आप क्यों क्यों कर रहे हैं ट्वीट? इस कदर विजनलेस लोग हैं। पर बैरून मुल्क आपका भी जाना होता होगा, हमारा भी जाना होता है, हम वहाँ की दुनिया देखते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ सैर करके आ जाते हैं, वो कहते हैं जनाब होती थी बिल्डिंग बड़ी ऊंची है। नहीं, आप वहाँ के लोगों का कद देखें, सही बात है, सिस्टम देखिए ना। सिस्टम देखें आप। यहाँ का जो सिस्टम है, हसन निसार साहब कहते हैं ये इतना बदबूदार सिस्टम है, इसको 10 दफा तेजाब से धोना पड़ेगा।
ये इतना बदबूदार सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आप देखिए कि जब दिल किया नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, जब दिल किया कि उसको जब वापस लाना था तो अभी वो हवा में था और नीचे उसके केसेस खत्म हो रहे थे। फिर जब दिल किया कि अब इमरान खान राधा दरगाह ठहरेगा, उसको उठा के आपने अंदर डाल दिया और इद्दत में निकाह किया है जी उससे। ये आप देखिए कि ये क्या केस है। इस केस के ऊपर आप तारीख, कल को आज आप हैं, कल को आप नहीं होंगे। इससे पहले भी बड़े बड़े जो थे वो नहीं रहे ना। तारीख क्या याद करती है उनके उनके कारनामों को? किताबें भरी पड़ी हैं आज कि जब सकूत ढाका हो रहा था तो किस किस तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं हमें। आज इसको जब तारीख कल को आप याद करेंगे या बच्चों को बढ़ाएंगे, उसमें जब बच्चे किताब में एक पढ़ेंगे कहीं, वैसे तो शुक्रिया मुतालिया पाकिस्तान का, अगर यही सिलेबस चलता रहा तो फिर तो अल्लाह ही वही हाफिज है। पढ़ेंगे जो हमने वही पढ़े जो हमने पढ़ा था कि जनाब अचानक से पता नहीं क्या होता था। कौन था जिसको खुदाई खिदमतगारी की याद आती थी तो वो आकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ देता था। 18 बार तोड़ा। हम इस पे फख्र करते थे बचपन में। मुझे हैफ होती है आज अपने उस बचपने पर भी कि हम उस पे फख्र किया करते थे कि भाई तेरा क्या काम है, तू यहाँ पे आके सोमनाथ के मंदिर को तोड़े। ये हमें हीरोज बना के, अब जो हीरोज हमारे थे ही नहीं वो हीरोज बना के पेश किए। खैर, आप ये बताएंगे कि यार एक आदमी था, उसने निकाह किया, उसका प्राइवेट मसला था, उस पे आपने 14 साल की सजा दे दी उसको। ये सबसे खौफनाक केस मैंने देखा है हाँ। अपनी जिंदगी का। एग्जैक्टली। और फिर हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? मुझे अगर कोई कहे कि कोई उम्मीद है, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं और कैमरा पे कहने को तैयार हूं कि इस मुल्क का कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान, कोई भी ओहदेदार इस पाक सरजमीन से सिंसेर नहीं है। मैं आपसे एग्री करूंगी, और आप और मुझ जैसे लोग वो हैं जो तवक्कुआत खत्म करके बैठे हैं। मुझे अपनी सरजमीन, इस पाक मट्टी से बहुत तवक्को है। मैं सिस्टम मुझे सिस्टम से, इन हुक्मरानों से, इन अशराफिया से मुझे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं। ये सब अपने लिए कर रहे हैं। और आप इससे पिछले देख लें, किधर है? कोई मुल्क में रहना पसंद नहीं करते। आजकल आम आदमी सोचता है कि मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। कितने दुख की बात। आप देखिए ना, जो मुझे कहता है, जब मुझे एड्रेस करेगा मुझे तो कहेगा मेरे अजीज हमवतनों। तो मैं तुम्हारा अजीज कैसे हो गया जब तुम रुकते ही नहीं हो मेरे पास, तुम ठहरते ही नहीं हो मेरे पास, तुम इलाज यहाँ नहीं कराते, तुम बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाते, तुम बैंक का पैसा यहाँ नहीं रखते, बाहर स्विस बैंक में रखते हो। तो मैं तुम्हारा अजीज, मैं आपसे कहूँ आप मेरी अजीज है, तो कोई अजीजों वाली बात तो होनी चाहिए ना। कोई तो ताल्लुक ऐसा रहना चाहिए, राब्ता तो कम से कम रहना चाहिए। तो जिन्होंने मेरे अजीज हमवतनों कहा तो वो तो हमें अजीज ही नहीं रखते, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। उनको तो आप ढूंढें आज, कहीं आपको मिल जाए, कोई पता मिल जाए उनका किस सोसाइटी में रह रहे हैं आजकल। नहीं मिलेगा आपको। अरे ये सच्ची सच्ची बातें ना, इनसे दिल दुखता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है सियासत पे बात ना करें। अभी हम कितने दुखी हो गए हैं, अब हम नौजवानों की बात कर लेते ताकि जरा दिल को तसल्ली मिले ना। ये दिल दुखी करने वाली बात है। बिल्कुल। तो आपका कंटेंट जो है नौजवान भी बहुत देखते हैं, और हमारे नौजवान, मैंने महसूस किया है कि हम तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाता हो कि हमें क्या करना है, कोई समझाने बुझाने वाला हो, अभी बड़ी कमी लग रही है, बड़े क्लूलेस हो गए हैं। उनके सामने जिंदगी पड़ी है, क्या करना चाहिए, क्या कामयाबी का रास्ता, राज या क्या है आगे के लिए? फरा, आपको ये जो नौजवान है ये आपको वन व्हीलिंग करता हुआ नजर क्यों आता है? कभी सोचा है आपने कि इसको पता नहीं है कि ये मौत है, फिर भी वन व्हीलिंग कर रहा है? ये बुरी साइंस है इसके पीछे। आपका ये जो नौजवान होता है ना, जब हम इस एज में होते थे ना, मुझे याद है, आज तो हमें अगर यहाँ पे एसी ना चल रहा होता मैं शायद बैठ भी ना पाता यहाँ पे। तब हम तपती जून की गर्मी के अंदर दोपहर में क्रिकेट खेल रहे होते थे, माँ बाप से चोरी खेल रहे होते थे, साइकिल चला रहे होते थे। अच्छा, होता क्या है, ये जो नौजवान होता है ना, इसमें बहुत एनर्जी होती है। इसको अपनी एनर्जी कहीं चैनलाइज करनी होती है। आपने क्या, आपने प्लेग्राउंड नहीं दिया हुआ, आपने एक्टिविटी नहीं दी हुई, आपने उसको फ्यूचर नहीं दिया हुआ, सबसे बढ़ के आपने उसको अच्छे उस्ताद नहीं दिए हुए, आपने उसकी करियर काउंसलिंग करने वाले नहीं दिए हुए। अब उसमें एनर्जी है, उसको एड्रेनलिन चाहिए होता है। यंगस्टर को ना, उसको हर वक्त एड्रेनलिन चाहिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन बहुत हो रही होती है एड्रेनलिन की। आपके में अंदर नहीं होगी उतनी शायद अभी। अब वो क्या कर रहे हैं, उसको एडवेंचर काम करके ना, एडवेंचरस काम करके उसको ना, उसकी वो एड्रेनलिन रश जो है ना, वो स्टेबलाइज हो रहा है। और ये बाकायदा केमिकल होता है जो आपके बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है, जो लोग नहीं जानते। उसको वहां से ना वो अच्छा लग रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वहां से। क्यों? आपने मौका ही नहीं दिया उसको।
अब वो क्या कर रहा है, उसको हल्का उसने बाइक पे वन व्हीलिंग की, अब वो क्या करेगा, उसने कहा अच्छा यार 15-16 हज़ार का एक, बल्कि आजकल तो 1500 दिहाड़ी पे तमंचा मिलता है रेंट पे। अच्छा। हाँ 1500 या 2000 पे रेंट पे आपको बंदूक मिलेगी एक, वो पता नहीं चलती भी नहीं कि बंदूक होगी वो क्या करता है, वो कहता है चलो एक काम करते हैं, चलते फिरते वन व्हीलिंग भी करेंगे, रात को एक आधी डकैती भी कर लेंगे, क्राइम भी कर लेंगे, और क्राइम करके कोई तो रात की दिहाड़ी निकल जाएगी हमारी 8-10 हज़ार रुपए की। वो इस पे भी आ जाता है। उसको आपने दिया नहीं ना कुछ, आपने उसके लिए कोई एक्टिविटी डिजाइन की है? मुझे बता दें आज यहाँ पाकों में हाउसिंग सोसाइटीज बन गई है, आपका पूरा लाहौर कराची बड़े शहर वो कंक्रीट का एक जंगल बन चुके हुए हैं, उसके अंदर उसको घुटन महसूस हो रही है, उसे कुछ करना है। वो आज वो इंटॉलरेंट हो गया है। वो क्या कर रहा है, वो ना आज राउडी बना हुआ है, वो शर्ट के 2 बटन खोल के यहाँ पे ऊपर कॉलर करके ना वैसे चल रहा होता है, उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने जो फिल्म में देखा था ना उसको, हीरो को देखा था, तो वो हीरो ना वो क्या कर रहा है, वो सब ऑब्स्टिकल्स को पार कर रहा है, 1 ऑब्स्टिकल 2 ऑब्स्टिकल 3 ऑब्स्टिकल, वो उसकी मूवी थी वहां तो पार हो जाने थे। यहाँ पे एक पहाड़ है उसके सामने, उसके और वो जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, जो वो गाड़ी लेना चाहता है, उसके दरमियान एक पहाड़ है, वो पहाड़ सर नहीं कर पाता, उसको पता है, वो ना फील लेना चाह रहा है वो वाली, वो फिर कॉलर ऊपर करेगा, वो हीरो वाली फील लेगा। फिर जैसे ही कोई सियासी लीडर ऐलान करेगा ना कि आज जलसा करना है, रैली निकालनी है, वो सबसे पहले डंडा उठा के आ गया होगा, क्योंकि वहां पे क्या उसको झुंड के अंदर ताकत का एहसास मिलेगा। उसको क्या, उसको पता ना वो ताकतवर नहीं है, उसको कोई भी रास्ते में रोक के जो है ना पुलिस वाला वो उसकी फैंटी लगा देगा, उसको घर में कोई नहीं पूछ रहा होगा, वो नकारा तस्वुर किया जा रहा होगा। वो जैसी झुंड में जाता है ना, वो क्या, उसको आप पूछो ना कभी रैलियों में जाने वाले तोड़ फोड़ करने वाले नौजवानों से क्यों कर रहे हो, उसे पता ही नहीं होगा, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो चुके उस भीड़ के अंदर जाके वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। उसको एक अच्छी गाड़ी गुजरती हुई नजर आई, उसने एवं डंडा घुमा दिया, लाइट तोड़ दी उसकी, उसको अमीर को नुकसान पहुंचा के अच्छा लग रहा है कि ये अमीर है, क्योंकि उसके नजदीक अमीर गासिब है, इससे मेरा हक खाया मैं तभी गरीब हूं। उसको ये भी उसको समझा दिया गया कि चूंकि इससे तेरा हक खाया हुआ है इसलिए तू गरीब है। अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले नोट कीजिएगा वो गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, अब वो चुन के अच्छी गाड़ी लेंगे और उसके शीशे तोड़ेंगे, ताकि उसके अंदर की जो वो ना सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है उसका, वो इमरान खान के नवाज शरीफ के पीछे नहीं कर रहा होगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है जो बरसों में हमने उसके अंदर डाल के रखी हुई है, और हम उसको जो है वो उसको दबा के रखा हुआ है। अब ये कैसे रहे पॉजिटिव, कैसे मुस्तकबिल में अच्छाई तलाश करें? ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए होगा ये कि मैं उसको पॉजिटिविटी का लेक्चर जैसे ही दूंगा, वो सुन के मोटिवेट होकर जैसे ही वो रियलिटी की दुनिया में जाएगा, वो वैसे ही अपना फोन बंद करेगा आपका मेरा ये पॉडकास्ट देके, उसके सामने फौरन रियलिटी उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी। गुर्बत, अफलास, बिजली का बिल इतना बड़ा, उसकी वजह से जो है बीमार बाप, जो माँ पड़ी हुई है उसकी दवाई, बाप जो है वो सोच रहा है कि मैं या खुदकुशी कर लूँ या बिजली का बिल दे दूँ, मतलब वो जो सारी रियलिटीज चेक्स उसको जब आएंगे ना, वो आपकी और मेरी मोटिवेशन स्पीच से ज़्यादा ताकत रखती हैं। वो जो रियलिटीज़ हैं वो फौरी तौर पे बैठ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे अल्फाज नहीं सुनाओ, बहुत सुन चुका हूँ मैं, कुछ करके दिखाओ मेरे लिए। तो वो हम आप तो नहीं कर रहे, वहां पर मैं नहीं कर नहीं सकते, कितना कर लें? वो इन्होंने करनी है जिनकी 20 अरब डॉलर की दुबई में प्रॉपर्टीज है, अल्लाह करे कि कुछ हो जाए, वो इन्होंने करनी है। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में वो सब कुछ ना हो जो माजी में हमने देखा। तो अली जाते जाते देखने वालों के लिए, लाखों आपके चाहने वाले और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पैगाम क्या देना चाहेंगे? मेरा जो कि ताल्लुक जो है वो एक ऐसी दुकान से है, मैं उस दुकान के गल्ले पे बैठता हूँ जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं खुशियों का सौदा रखूँ और आप आएँ और खुशियाँ लेके जाएं। तो ये पैगाम मैं आज के दौर में सब पाकिस्तानियों को दूंगा, और मैं हमेशा पिछले कई सालों से ये पैगाम देता आया हूँ कि बतौर कौम ना हम थोड़े सैडिस्ट हो चुके हुए हैं, हम में दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हैं। उसके पीछे भी ये तकरीर है जो मैंने अभी की है कि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी हुई है कि हमें कोई अगर खुश नज़र आ जाए ना, तो हम देखते हैं कि इसने नई गाड़ी ले ली है ना अगर किसी ने, तो हम माशाल्लाह नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि अब मैनू पता 2 साल पहले की करता सी, मैनू पता मोटरसाइकिल ते हुंदा सी, मैं जानना इनू। अच्छा किसी ने कोई तरक्की कर ली ना अगर, तो यार उसने माशाल्लाह ओहदे नवा कर लिया उन्हें, और मैनू पता है मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि इसने मेहनत की होगी ये ऊपर गया, या और मैनू पता था कितने दा लगा।
हम उसकी तरक्की के अंदर भी एक नेगेटिव पहलू ढूंढेंगे, उसकी अच्छा। खुशी में खुश नहीं रहेंगे। यहाँ से एक बात मुझे और याद आई, ये जो फोन और कीबोर्ड है ना, ये भी बहुत बड़ी ताकत महसूस करते हैं लोग अपने हाथ में। आप, मैं या कोई भी कोई चीज नजर आ रही है ना, हमने बाहर की कोई पिक्चर पोस्ट की, इन्हें नहीं पता कितनी मेहनत करके टिकट खरीदी होगी बाहर को, नीचे वो लिख देंगे हाँ जी हराम का पैसा हराम ना, का पैसा। हमें पता है क्या किया आप लोगों ने। ये भी बढ़ा दिया। ये वही है ना, देखिए वो भीड़ में जब नौजवान जाता है तो क्या होता है, गुमनाम हो जाता है और गुमनाम होकर ताकतवर महसूस करता है। तो जो कीबोर्ड के पीछे बैठा होता है ना, इसकी भी ये जो ताकत गालियां है। दे रहे हो। हाँ, ये भी गुमनाम है, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि तू क्यों एंजॉय कर रहा है, हाउ कम यू आर स्माइलिंग व्हेन आई एम नॉट स्माइलिंग, हाउ कम यू आर हैप्पी विद योर फैमिली व्हेन आई एम नॉट हैप्पी। तो शायद वो किसी कामयाब शख्स को गाली देके या बुरा कह के अपना दिन अच्छा गुजार लेता। ऐसा ही शायद होता है। ऐसा हाँ, कि है। देखिए उसको चाहिए ना कि यार आज देखो, मैंने उसको गाली दे दी थी। नहीं, इसकी वजह ये है कि यार देखो, हराम का पैसा है, मैं हराम नहीं कमाता, इस वजह से मैं ऐसा हूं। हम अपनी उस कंडीशन को डाल देते हैं किस्मत पे, और इस पे डाल देते हैं कि चूंकि मैं हराम नहीं कमाता इसने हराम कमाया इसलिए ऐसा है। हमने मेहनत नहीं करनी ना, हमने पॉजिटिविटी नहीं रखनी अपने अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी ना किसी पे तो डालेंगे ना। तो वो क्या है, यार ये हराम मैं नहीं, अल्लाह शुक्र है थोड़ी खादी सुतरी खादी है, मैं नहीं कीता है जगह काम, तेनों की बताओ ना की कीता। नहीं, अगर कोई किसी मकाम पे पहुंचा तो उनको नजर नहीं आता पीछे बड़े सालों की मेहनत है, मेहनत रियाजत होती है। एग्जैक्टली उसमें आप वो मेहनत चूंकि करना नहीं चाह रहे, या आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, या इज इट टू बिग फॉर यू, तो आप उसको किस्मत की देवी के हाथ में डाल, किस्मत भी वो कि जनाब इसने चूंकि गलत काम किया इसको मिल गया, इन अल्लाह पूछेगा ना आगे तो साਡਾ हिसाब नहीं होना ना। और फिर वो घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो जब निकलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे, कैसे पैसे वो मैं कमाएंगे, अक्सर कैसे कहता हूँ करेंगे? कि मुझे बताइए लॉटरी किसकी निकलती है भला, जो खरीदेगा जो चाहे। खरीदेगा लॉटरी की उसकी लॉटरी निकलेगी ना, तो कम से कम वो तो करो ना, वो तो हाँ, करो, कुछ करो, यानी कुछ पैगाम करो। बनता है कुछ वो करो। अक्सर मैं वही मिसाल देता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया ना, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत अपने आप में मौजज़ा थी ये। तो बीवी मरियम से कहा कि तुम्हें, उन्होंने शिकायत की मुझे भूख लगी है, हमल में हूँ, भूख लगी है, हमल बिल्कुल नज़दीक है। तो हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इस कीकर के दरख्त पे खजूरों का तमाम कर दिया, अल्लाह ताला रहीम व करीम है, आपके लिए उन्होंने आपको भूखा नहीं छोड़ा। कहा बिल्कुल ठीक है, क्या करूँ, उनका दरख्त को हिलाओ, खजूर गिरेगी, कीकर का दरख्त है, खजूर गिरेगी। तो किसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने अगर बिन मौसमी खजूर कीकर के दरख्त पे उगा दी है, तो ये क्यों कह रहे हैं दरख्त हिलाओ, वो झोली में भी तो डाल सकता था ना, भाई मौजज़ा दिखाना तो पूरा दिखाए ना। तो ये वहां भी अल्लाह कह रहा है कि भले ये मौजज़ा है, लेकिन मुशक्कत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें दरख्त को हिलाना पड़ेगा, वरना हमल में ठहरी हुई औरत जो है, जिसका हमल बिल्कुल करीब है, उसके लिए दरख्त हिलाना कोई आसान काम। वहां पे भी आपको ऊपर वाला कह रहा है कि नहीं, मैंने मौजज़ा दिखाया, हुज्जत तुम्हें तमाम करनी है। हम जब ये कहते हैं ना कि उस पे किस्मत मेहरबान थी, उस पे भले किस्मत मेहरबान होगी, किस्मत ने दरवाजा खोला होगा, जो कदम है वो उसी ने रखा। और क्या पता वो मेहनत देख के किस्मत का दरवाजा खुला। एग्जैक्टली ऐसा होता है। आपको कोई, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी गुलेल नहीं बनाई जिसमें आपको डालेगा और आपको शूट करेगा और आप उस जगह पे पहुंच नहीं, जाएंगे। अगर मैं आपको देखूं, खुद को देखूं और बहुत से लोगों को देखूं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो उनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिला, वो सालों की मेहनत की और आज मेहनत बताएं। नाकाम भी हुई है। हमारी हाँ, भी ऐसे बहुत बहुत बार दफा हुई है, हुई अभी भी होती है। एग्जैक्टली अभी भी मेहनत का मतलब ये भी नहीं है कि हर दफा की मेहनत का सिला भी मिलेगा। कामयाबी नहीं, मेहनत का मतलब कामयाबी। कामयाबी, मेहनत का मतलब वो सफर है जो कि आपको उस मकाम तक पहुंचने के लिए तैयार करेगी। तो उस चीज से जो घबराते हैं, जो लोग फना नहीं होना चाहते ना, वो उनको बका नहीं मिलती है। वाह वाह अली, कितनी आपने खूबसूरत बात कर दी, और नौजवानों को आई एम श्योर के मैसेज भी मिल गया होगा। अली, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इतनी अच्छी और सच्ची सच्ची बातें करने का। Thank you so इंशाल्लाह much. अगली मुलाकात होगी, फिर और बहुत सी बातें जरूर, करेंगे। इजाजत दीजिए जी, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।